हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा वैदिक एज, वैदिक युग। ठीक है, ये जो हम हिस्ट्री कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम को टारगेट करके कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप और भी एग्जाम लेके चल रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम साथ में लेके चल रहे हो, आपको दोबारा से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्लासेस को देख लो, आपके जो भी सवाल आएंगे इन्हीं क्लासेस से आएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम वैदिक एज के बारे में समझते हैं कि इसको वैदिक एज क्यों पढ़ा गया, वैदिक एज क्यों बोला गया। क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। जब हमारी हिस्ट्री शुरुआत हुई, जस्ट बीट अ सेकेंड, जब हमारी हिस्ट्री शुरुआत हुई तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में। ठीक है, स्टोन एज के बाद हमने पढ़ा था कैल्कोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज के बाद हमने पढ़ा है ब्रॉन्ज एज के बारे में, जिसमें हमारी कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ी हमने, ब्रॉन्ज एज में हमने सिविलाइजेशन पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारी कौन सी एज आ गई, वैदिक एज। तो देखो, अगर किसी का नाम रखा, जैसे स्टोन इसलिए रखा क्योंकि स्टोन का ज़्यादा यूज होता था, कैल्कोलिथिक में कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज होने लग गया, ब्रॉन्ज एज में आपका ब्रॉन्ज का यूज होगा। वैदिक एज में क्या हुआ, जो इसका इस टाइम पीरियड का नाम हमने वैदिक एज रखा। ठीक है, ये तो सब ऐसा नहीं है कि उस वक्त इसको वैदिक एज के नाम से ही जानते थे, उस वक्त तो वैदिक एज के नाम से नहीं जानते थे। हमने क्यों इसका वैदिक एज नाम रखा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो हमारा वैदिक एज है, जिसका जो टाइम पीरियड है हम मानते हैं 1500 बीसी से लेके, कहीं आपको 500 बीसी दिखेगा तो कहीं 600 बीसी दिखेगा। ठीक है, ये हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड हमारा वैदिक एज का ये है। तो इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज ही क्यों बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को वैदिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आज आप अपने चार वेद देखते हैं, जो कंपाइल किए गए थे, वो इसी टाइम पीरियड में किए गए हैं, 1500 बीसी से लेके जो 500-600 बीसी का टाइम पीरियड रहा है, जो ये बीच का टाइम पीरियड है, 1000 जो साल रही हैं, यहाँ पर ही आपका जो वेदों का कंपाइलेशन हुआ है, जो आपके चार वेद हैं। तो सबसे पहले वैदिक एज से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है वेद को पढ़ना, वेद के बारे में समझना कि कौन से वेद में क्या लिखा हुआ है, कौन सा वेद कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वेद कौन सा कंपाइल हुआ। यहाँ से आपके अक्सर सवाल बनते हैं। अच्छा, ये जो वैदिक एज था, इस वक्त रूलर्स कौन राज कर रहे थे। ठीक है, वहां से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, जो उस वक्त जब वैदिक एज, जब वेद कंपाइल हो रहे थे, तो उस वक्त रूलर्स कौन थे जो हमारे यहाँ राज कर रहे थे। तो देखो, यहाँ पर जो रूलर्स थे वो ये माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से, देखो डिफरेंट थ्योरी हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कुछ टेक्स्ट की मदद से, जैसे बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग टेक्स्ट मिले हैं, वहां से कहीं ना कहीं इंडिया का लिंक हुआ है। तो अब वो टैक्स वगैरह के सबके बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ पर, हमको ऐसा माना जाता है, अब बहुत सारे लोग इससे एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों को मानना है कि जो आर्यंस का राज रहा, बेसिकली आपके आर्यंसों ने आके, जब ये वेद कंपाइल हो रहे थे तो उस वक्त रूलर्स कौन थे, तो आर्यंस थे। और उनको हम इंडो आर्यंस के नाम से जानते हैं, इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस इसलिए क्योंकि आर्यंस का बहुत सारे लोग ओरिजिन इंडिया नहीं मानते हैं, कि भाई इंडिया में तो इनका ओरिजिन नहीं हुआ। आर्यंस को ऐसे देखा जाता है कि ये ट्राइब थी। ठीक है, ट्राइब मतलब एक तरह से कबीला था जो कि डिपेंड होता था, मतलब नॉमेडिक ट्राइब थी। नॉमेडिक ट्राइब जानते हो, नॉमेडिक ट्राइब वो होती है कि अभी यहाँ चले गए, कुछ दिन वहाँ रहे, फिर उसके बाद कहीं और माइग्रेट हो गए, 10-20 साल बाद फिर और कहीं माइग्रेट हो गए। ऐसे माइग्रेट होते रहते थे, लेकिन वो इंडिया में, कुछ लोग सेंट्रल एशिया से यूरोप की तरफ चले गए और कुछ लोग यहाँ पर इंडिया में आके सेटल हो गए थे, नॉर्दर्न वाले रीजन में। इंडिया में भी आप देखोगे तो नॉर्दर्न वाले रीजन में कुछ लोग मानते हैं कि भाई जो आर्यंस हैं वो इंडिया के ही हैं। लेकिन ऐसा कोई 100% नहीं कह सकता कि नहीं भाई वो सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही कहती है कि भाई वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। जैसे कि एक हमारे बीजी तिलक थे, जिनकी एक किताब है, बीजी तिलक साहब की, एक आप एक किताब पढ़ोगे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। मैं लिखता हूँ नाम, हाँ जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, हम बात कर रहे थे बीजी तिलक साहब की। तो बीजी तिलक जी ने, बीजी तिलक, ये एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम था द आर्कटिक होम इन द बेदाज। ये बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो इंडियन ओरिजिन की थे, आर्कटिक वाला जो रीजन है वहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो आर्यंस थे वो इंडियन ओरिजिन के थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मानते भी हैं कि जो नॉर्थ में रहते हैं,
जो नॉर्थ वाले रीजन में रहते हैं वो आर्यंस हैं, मतलब जो यूपी पंजाब कश्मीर ये वाला जो पार्ट है वो आर्यंस हैं। और कुछ जो साउथ के पीपल हैं, साउथ के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि पहले जो उनका ओरिजिन है और जो नॉर्थ के लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, मतलब उन्होंने उनको उधर की साइड साउथ की तरफ ढकेला था क्योंकि वॉर वगैरह हुए और वो साउथ की तरफ चले गए। लेकिन जो साउथ के लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और जो आर्यंस जो नॉर्थ के लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, तो सब ये डिबेटेबल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसको दिमाग में लेके बैठ जाओ। सबकी अपनी अपनी धारणा, जैसे बोलते हैं ना, जिसकी रही जैसी धारणा उसने वैसी अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट इसके बेसिस पे है, कुछ सोर्सेज के बेसिस पे है, ठीक है, इस लेकिन कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कभी पेपर में पूछे कि वैदिक एज के वक्त कौन रूलर्स थे, तो इंडो आर्यंस बेसिकली रूल कर रहे थे। अब जैसे मैंने वैदिक एज का आपको टाइम पीरियड यहाँ भी लिखा है, ठीक है, 1500 से बीसी, 1500 से लेके 600 या 500 बीसी तक मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है इसका। इसको भी वैदिक एज को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा पार्ट होता है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। जो हमारा ये अर्ली वैदिक पीरियड है ना, इसको माना जाता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का। और इस पीरियड को पता है क्या बोलते हैं, अगर कभी पेपर में पूछ ले कि किस पीरियड को ऋग्वेदिक एज बोला जाता है, तो इसी पीरियड को बोला जाता है ऋग्वेदिक एज भी बोला जाता है। जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है ना, इसको मेरे भाई ऋग्वेदिक एज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि इस वक्त ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। अगर आपसे कभी पूछे कि पहला वेद कौन सा जिसका कंपाइलेशन हुआ, तो वो ऋग्वेद ही था। आपका ऋग्वेद का पहला वेद था जिसका कंपाइलेशन हुआ था। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे पहला वेद, जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हमारे ऋषि मुनियों ने कंपाइल किया, वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद कंपाइल किया था। तो इस वक्त इस वाले पीरियड को ऋग्वेदिक एज भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है वो है लेटर वैदिक एज का। लेटर वैदिक पीरियड बोलो या एज बोलो, 1000 बीसी से लेके 500 या 600 बीसी तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, वो हमारा कौन सा? वैदिक, लेटर वैदिक एज वाला है, जहाँ पर हमारे अदर वेदाज वेदांगाज वगैरह कंपाइल हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने ये पता चल गया हमें कि वैदिक एज क्या है, हम इसको वैदिक एज क्यों बोलते हैं, हमें ये पता चल गया इस वक्त रूलर्स कौन राज कर रहे थे। और ये अब हम थोड़ा सा बढ़ेंगे वेदों की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला वेद है वो है यहाँ पर ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला वेद जो कंपाइल हुआ या सबसे पुराना वेद जो कंपाइल हुआ, तो जो सबसे पहला वेद था वो ऋग्वेद था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद इसमें इसको जैसे चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है किसी भी किताब को, ऐसे ही ऋग्वेद को मंडल्स में डिवाइड किया गया है। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि ऋग्वेद को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है, तो ऋग्वेद को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कितने मंडल्स में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है, 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। अच्छा, डिफरेंट मंडल में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब 10 मंडल तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ मंडल याद कर लो। जैसे थर्ड मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा थर्ड मंडल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। थर्ड मंडल में किसका जिक्र किया गया है? गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। और किसके लिए लिखा था? गॉडेस सावित्री के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है और देवी सावित्री के लिए लिखा गया है। किसने लिखा है? विश्वामित्र द्वारा लिखित है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। उसके बाद हमारा एक सेवंथ मंडल के बारे में याद रख लेना। वहां पर बैटल ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 राजन युद्ध के बारे में लिखा हुआ, 10 किंग्स की लड़ाई के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में सेवंथ मंडल में मेंशन है। ठीक है, तो कभी पेपर में पूछे कि सेवंथ मंडल में क्या क्या मेंशन है, या जो 10 राजन युद्ध है वो किस मंडल में मेंशन है। सबसे ज्यादा अगर मंडल के बारे में पूछता है तो जो थर्ड मंडल है उसके बारे में। 10 राजन युद्ध किस मंडल में मेंशन है ये भी पूछा जाता है, तो इसे याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कितने हाइम्स हैं इसमें? ठीक है, कितने हाइम्स हैं ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल हैं 1028। अभी एक पेपर हुआ था मे बी जीडी का, मैं जब हम एसएससी के पेपर्स को एनालिसिस कर रहे थे,
ठीक है। हमने, आपको तो पता ही होगा, एसएससी के 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया है। और अच्छा, एक एक मिनट लेके आपको बस एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई है अभी 2025 में ही फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, तो अब आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो उन एक तो वो स्टैटिक जीके की क्लासेस आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, वो स्टैटिक जीके कर लेना। और उसके बाद ये तो हम कर ही रहे हैं, और अगर आप एमटीएस की फोकस कर रहे हो तो एमटीएस 2025 के लिए हम डेली टारगेट दे रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पर फ्री। तो उसकी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना। लिंक मतलब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर अगर आप डेली टारगेट फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें वर्सेस कितनी है। तो 10,600 इसमें वर्सेस हैं। यहाँ पर देखो, ये वर्सेस की मतलब वर्स ई आएगा यहाँ ना, बी वर्स, इसका तो अपोजिट हो गया, जो जैसे कहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यहाँ पे बनाम इसीलिए लिखा हुआ है। तो वर्स मतलब एक तरह से कविता होती है कि टोटल इसमें कितनी कविताएं, तो 10,600 कविताएं हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बनाम नहीं, यहाँ कविता होगा। ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से जो देवता हैं उनका मेंशन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेंशन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें ऐसा होगा एक नहीं मेंशन होंगे, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो किसी भी तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो मेंशन है, इंद्र के बारे में मेंशन है, अग्नि के बारे में, विष्णु के बारे में, वरुण के बारे में, उषा के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, गॉडेस ऑफ डॉन बोलते हैं, भोर की देवी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके। अब आगे देख लेते हैं ऋग्वेद। देखो, ऋग्वेद में एक बार पूछा गया था कि जो गंगा नाम है वो कितनी बार लिया गया है। तो ऋग्वेद में जो गंगा नाम का मेंशन है वो सिर्फ एक बार है। गंगा का बहुत कम मेंशन मिला है वैदिक एज के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त जो ऊपर वाला रीजन है वो इंडस रिवर के आसपास था। तो इंडस रिवर का सिंधु जो रिवर है, जिसको वैदिक एज में सिंधु रिवर बोलते हैं, उसका जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंडस रिवर सिंधु का सबसे ज़्यादा है, लगभग 150 से ज़्यादा बार उसका यूज किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में। उसके बाद अगर हम देखते हैं सामवेद के बारे में, तो जो हमारी ओल्डेस्ट बुक है मैजिक के म्यूजिक के ऊपर, संगीत पर सबसे पुरानी किताब है एक तरह से आप बोल सकते हो। और इसमें जो आपका क्या है, धुनों धुनों की जो जाप करते हैं, चैंटिंग ऑफ मेलोडीज है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो वेद है जहाँ पर चैंटिंग ऑफ मेलोडीज से बना है, चैंटिंग ऑफ मेलोडीज इंक्लूडेड है, तो वो है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद के बारे में इतना ध्यान रखना। अगर चारों वेदों में देखा जाए तो सबसे छोटा वेद है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और देखो, पढ़ाने को समझने को तो इन वेदों के बारे में बहुत कुछ है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। लेकिन प्रिसाइज और क्रिस्प रखने की मेरी कोशिश है कि आपको उतना ही पढ़ाऊँ जितना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्ट बस इतना ही पूछता है कि चैंटिंग मेलोडीज वाला जो वेद है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामवेद है। पूछ लेता है कि जो सेक्रीफाइसेस हैं वो किस में है, तो वो यजुर्वेद में है। ठीक है, ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है। तो कलेक्शन ऑफ मंत्राज, जहाँ पर रिचुअल्स जिसको अनुष्ठान बोलते हैं, सेक्रीफाइसेस के बारे में जिक्र है, तो बलिदान के बारे में जिक्र है, तो वो है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद को पेपर में पूछ लिया जाता है कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यजुर्वेद को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक शुक्ल पार्ट बोलते हैं, जिसे व्हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। और मतलब व्हाइट और ब्लैक में बेसिकली डिवाइड किया गया है। शुक्ल और कृष्ण में डिवाइड किया गया है। शुक्ल का मतलब है व्हाइट, और कृष्णा का मतलब है ब्लैक। ठीक है। आप ऐसे याद कर लो कि जो कृष्ण भगवान थे वो ब्लैक थे, तो दूसरा व्हाइट हो जाएगा। अब ये व्हाइट और ब्लैक क्यों रखा गया, शुक्ल और कृष्ण इसका नाम क्यों रखा गया? ठीक है, तो व्हाइट इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो आपके आ, आ, कविताएं वगैरह थी, जो जो आपकी जो भी चीजें थी, ठीक है, जो वर्ड्स थे आपके, उनको अच्छे से समझ पा रहे थे, वो एकदम क्लियर थे, वेल अरेंज थे। ठीक है। बट यहाँ पर जो आपके मंत्रा वगैरह थे वो अनक्लियर थे। ठीक है, और वेल अरेंज्ड नहीं थे। तो वाइट वाले जो शुक्ल वाला सेक्शन है हमारा यजुर्वेद का, यहाँ पर ये वेल अरेंज्ड थे, वेल अरेंज्ड एंड क्लियर कलेक्शन ऑफ वर्सेस। ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक में आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अनअरेंज्ड, अनअरेंज्ड एंड अनक्लियर, अनअरेंज्ड एंड अनक्लियर कलेक्शन ऑफ वर्सेस।
ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, यजुर्वेद आपको समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा अथर्ववेद। अगर हम अथर्ववेद के बारे में समझें थोड़ा सा, तो इसको बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला या ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं। कि ब्लैक मैजिक, काला जादू के बारे में जो मेंशन है वो किस वेद में मेंशन है, तो वो आपका अथर्ववेद में आपका यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इतना ही आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये कितने खंड में डिवाइड है, तो ये तो जैसे हमारा ऋग्वेद 10 मंडल्स में डिवाइड है, ऐसे ही अथर्ववेद कितने खंड में डिवाइड है, तो ये हमारा 20 खंड में डिवाइड है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा वेदांगाज के बारे में पढ़ते हैं। अब आप पूछो, आपके मन में आएगा कि ये वेदांगाज क्या है। तो देखो, वेदांगाज बेसिकली वेदों को पढ़ने में, उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। टोटल 6 वेद हैं, और ये 6, सॉरी, टोटल वेदांगाज, वेद तो 4 हैं। ठीक है, टोटल चलो 4 वेद हैं, लेकिन जब हम स्टैटिक जीके कर रहे थे तो मैंने आपको एक 5th वेद पढ़ाया था। जब हम स्टैटिक जीके कर रहे थे, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, वहाँ पर मैंने एक 5th वेद भी बताया था। अगर आपने स्टैटिक जीके करी है तो मुझे नीचे 5th वेद बताओ किसको बोला जाता है। वैसे तो हमारे 4 ही वेद हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 4 वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगाज है। तो वेदांगाज, कल को आपसे पूछे कि वेदांगाज क्या है, तो वेदांगाज भाई क्या है, आप बताओगे कि वेदांगाज वेदों को हमें समझने में हेल्प करते हैं। और टोटल कितने वेद हैं, वेदांगाज हैं? 6 वेदांगाज हैं। सबसे पहला है शिक्षा, जिसमें स्टडी ऑफ फोनेटिक्स है। अब बेसिकली जो ये, अब फोनेटिक्स से ही समझ में आ रहा होगा, ध्वनात्मकता का अध्ययन करना। बेसिकली जो आपका शिक्षा में क्या है कि कैसे, जैसे वेदों में मंत्र दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं, तो उनको कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, किस तरह से ध्वनि निकालनी है, मतलब स्पीड कम रखनी है, तेज रखनी है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। जैसे आप रामायण वाला सेक्शन पढ़ते हो तो रामायण में दोहा अलग तरह से पढ़ी जाती है, चौपाई अलग तरह से पढ़ी जाती है। ठीक है, उसका जो डेफिनेशन होती है वो अलग तरह से पढ़ी जाती है। तो उसको किस तरह से पढ़ना है, ये हमें कौन सा वेदांगाज से सीखने को मिलता है, तो यहाँ पर शिक्षा से सीखने को मिलता है। बेसिकली उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ये हमें शिक्षा जो वेदांगाज है वहाँ से सीखने को मिलता है। अगर हम कल्प की बात करें, जो हमारा कल्प वेदांगाज है, इसमें स्टडी ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको किस तरह से कोई चीज़ को परफॉर्म करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, जो हमारे वैदिक रिचुअल्स होते हैं उनका जो एक तरह से प्रोसीजर या परफॉर्मिंग जो मेथड है वो क्या है, वो कल्प में मिलता है हमें। व्याकरण, अब व्याकरण से समझ में आ रहा है स्टडी ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण में हमें अंडरस्टैंड होता है कि इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। जो हमारा वैदिक एज है उसमें दिया हुआ है कि जो हमारी वैदिक लैंग्वेज है, जो वैदिक टेक्स्ट है, उसे समझने में हमारी, ये फोकस किस पे करता है, उसे समझने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, निरुक्ता, निरुक्ता है स्टडी ऑफ एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी समझते होंगे, ऑरिजिन ऑफ वर्ड। तो निरुक्ता जो वेदांगाज है उससे हमें क्या समझ में आता है, उसे हमें जो वर्ड की मीनिंग है, जो ऑरिजिन है कि ये वर्ड क्यों ऑरिजिन हुआ, इसका मीनिंग क्या है, वो हमें निरुक्ता जो हमारा वेदांगाज है उससे समझ में आता है। उसके बाद ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट। अब ज्योति का मतलब, ज्योति या ज्योतिष भी बोलते हैं इसे, ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष भी इसको बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ज्योतिष का मतलब, अब ज्योतिष से ही समझ रहे होंगे आप, ज्योतिषी। तो ज्योतिषी से एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जैसे जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं उसे कब परफॉर्म करना है, किस टाइम पीरियड पर परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर मेंशन है, ज्योति जो हमारा वेदांगाज है वहाँ पर मेंशन है। उसके बाद है छंद, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स। अब छंद का मतलब क्या है, जो आपका वैदिक वर्ष हैं, जो वैदिक मंत्राज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपकी कविता हैं, पोएम्स हैं, म्यूजिक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका रिदम क्या होना चाहिए म्यूजिक का, वो हम किस में पढ़ते हैं, छंद में पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैदिक एज में जो रिवर्स के नाम थे। ठीक है, यहाँ पर आपसे कई बार सवाल बनता है कि इंडस रिवर को क्या बोलते थे, झेलम रिवर को क्या बोलते थे, चेनाब रिवर को क्या बोलते थे, रावी रिवर को। तो देखो, इंडस को बोलते थे सिंधु। अब इसको ऐसे याद कर लो, IAS, आई से इंडस, एस से सिंधु। ठीक है, और बितास्ता, अब जैसे आपके पापा, जैसे आपके नहीं, सॉरी, किसी के पापा उसके बेटे से बोल रहे हैं कि बेटा बहुत हो गया, अब तुम्हारा हम झेल नहीं पा रहे हैं। तो बेटा और झेल नहीं पा रहे हैं, तो बेटा से बितास्ता, और झेलने से झेलम आपको यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। उसके बाद चेनाब रिवर, अभी तो हम चेनाब रिवर के नाम से जानते हैं, लेकिन वैदिक पीरियड में इसका क्या नाम मेंशन है, असिकानी नाम मेंशन है।
ठीक है। अच्छा, हमें कैसे मालूम पड़ा कि भाई ये असिकानी ही चेनाब रिवर है? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे लोकेशन हमने देखने को मिली है कि वहाँ लोकेशन मेंशन है, और वहाँ पे अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो चेनाब रिवर है। इस तरह से हमें पता चला, तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो हमारा चेनाब रिवर है उसको क्या है, असिकानी बोलते थे। अब जो असिकानी है वो आप कैसे याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो? असिकिनी रिवर, तो ऐसे याद करो कि बहुत आनाकानी कर रहे हो, चैन नहीं है तुम्हें। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, आनाकानी करना, जैसे आप लोग करते हो पढ़ने में, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, तो बहुत आनाकानी करते हो, है ना? तो आपको क्या है, चैन नहीं है। ये नहीं है कि चुपचाप पढ़ लो। भाई देखो, एक चीज चलो आइए तो बताता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब वीडियोज पे कि भैया मैं अभी से पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें करना छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो। जब से आप पढ़ना शुरू कर दोगे आपका हो जाएगा, लेकिन ट्राई करो कि 5-6 महीने पहले पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट 3-4 महीने पहले तो अच्छे से पढ़ ही लेना। उसके बाद राबी, राबी का है पुरुषनी, ठीक है। ब्यास का बिपाशा, तो बी से है। सतलज का सतुद्री, और सतलज और सतुद्री दोनों ऐसे ऐसे हैं। राबी, राबी एक मेल का नेम है, मेल। एक पुरुष का नाम है, पुरुष का नाम है। अगर सब में देखते हैं तो, और ऐसा किसी का पुरुष का नाम नहीं लग रहा होगा आपको, तो पुरुषनी, इस तरह से आप यार आराम से इसको याद कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और ये नाम आपको याद होने चाहिए, पेपर में अक्सर पूछ ले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़े ऑफिशियल्स के बारे में, अधिकारियों के बारे में, तो यहाँ पर देखो, जो पुरोहित होता था तो वो पुजारी होता था। मतलब पुजारी को क्या बोलते थे, पुरोहित बोलते थे। ये बात होना पता होना चाहिए। आर्मी चीफ को क्या बोला जाता था, सेनानी बोला जाता था। और जो ग्रामनी होता था उसको क्या बोलते थे, ब्लेज हेड यहाँ पर बोला जाता था। आगे देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। अब हम पढ़ते हैं आश्रम्स के बारे में। बेसिकली आश्रम्स क्या है, इसमें 4 लाइफ के फेज दिए हुए हैं। एक तो हमारी पहली लाइफ का फेज दिया हुआ है ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचार्य बेसिकली सेलिबेसी सिखाता है, और मतलब आपकी एजुकेशन, आप ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इसको हम फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है अंडर द आश्रम्स, ठीक है। कौन सा सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, कौन सा थर्ड फेज ऑफ लाइफ है, कौन सा फोर्थ फेज ऑफ लाइफ है। अगर आपसे डायरेक्ट दे देगा थर्ड फेज ऑफ लाइफ बताओ, और बहुत आसान है। देखो, पहले ब्रह्मचार्य होंगे ना, ठीक है, बच्चे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मतलब आप बच्चे हो, फिर बड़े होंगे, तो वो वाला फेज ब्रह्मचार्य वाला होता है। ऐसा नहीं है कि ये रटना है, ये आपको बस समझना है। सबसे पहले आप ब्रह्मचार्य फेज में रहोगे 0 से 25 साल तक, ठीक है। उसके बाद आप गृहस्थ में जाओगे, आप शादी करोगे, बच्चे करोगे, ये सारी चीज़ों करोगे, तो ये सेकंड फेज ऑफ लाइफ है आपका, ठीक है। फिर आता है वानप्रस्थ, जो आपकी रिटायरिंग फेज होगा, ठीक है। थर्ड फेज ऑफ लाइफ होगा, वो आपका क्या होगा, वहां पर आप रिटायर हो रहे होंगे, ये जो दुनिया की मोह माया है ये इन्हें छोड़ रहे होंगे, सारी चीज़ें। और फोर्थ फेज ऑफ लाइफ में आप कंप्लीटली सन्यासी बन जाओगे और कंप्लीटली सारी चीज़ों को छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं है कि ये रटना है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट फेज कौन सा है, थर्ड, सेकंड। अगर आपने एक बार पढ़ा है और एक दो बार अगर दोबारा जब आप रिवीजन करोगे नोट्स का, तो आराम से आपको हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आश्रम्स हो गए। उसके बाद अगर हम कम्युनिटी करें, तो जो अभी जैसे हम कास्ट बोलते हैं ना, उस वक्त वर्ण बोलते थे। तो जो हमारी कम्युनिटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। मेनली आप समझ सकते हो कि 4 कास्टों में डिवाइडेड थी। एक थे ब्राह्मण्स, एक थे क्षत्रिय, एक थे वैश्य, एक थे शूद्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ब्राह्मण्स पूजा वगैरह के लिए, क्षत्रिय जो ज़्यादातर रूलिंग वगैरह के लिए होते थे, वैश्य जो मर्चेंट्स वगैरह, मर्चेंट्स क्लास होती थी उन्हें वैश्य, और जो बेसिक साफ सफाई वगैरह और ये सारे काम जो करते थे वो शूद्र कैटेगरी में उन्होंने रखे थे, ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। और वर्णों से कंफ्यूज मत होना, 4 वर्ण का मतलब 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, इस तरह से समझ सकते हो। और देखो, एक वर्ड है जो पूछ लेते हैं कि गौमत का मतलब क्या है। ये वैदिक एज का ही वर्ड है। गौमत का मतलब बेसिकली होता है कि पहले ये जो वैदिक एज था, जिसके पास जितनी ज़्यादा गौ होती थी, काव होती थी ना, उसको उतना ही ज़्यादा एक तरह से आप मान सकते हो धनी माना जाता था, वेल्दी माना जाता था। तो गौमत का मतलब हो गया वेल्दी पर्सन्स, ठीक है। काव वाज कंसिडर्ड एज अ वेल्थ डिसाइडर। बेसिकली किसके पास कितनी काव हैं उसके हिसाब से ही पता चलता था। जैसे अभी किसके पास कितनी गाड़ी हैं, किसी के पास 4 फोर व्हीलर हैं, तो आपको खुद ही समझ जाओगे कि हाँ भाई यार, इसके इसके पास बहुत पैसा है। ऐसे वैदिक एज में किसके पास कितनी गाय हैं वो डिसाइड करता था कि भाई ये कितना अमीर है। और देखो, अब इतना टाइम बदल गया कि अब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी, हम उसको समझते हैं भाई ये सबसे ज़्यादा गरीब है, ये गाय वगैरह कोई चराता है और ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो बस टाइम चेंज होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अभी PYQ आ गया, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अभी हम
करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कभी आपसे पूछ ले कि सभा क्या होती है, तो सभा बेसिकली जो कम्युनिटी थी ना, आपके प्रिविलेज्ड लोगों की, वेल्दी पीपल की, प्रिविलेज्ड लोगों की, ठीक है, वो उसकी जो उनकी जो मीटिंग होती थी उसे सभा बोलते थे। समिति की बात करें अगर हम, समिति किसे बोलते थे, तो समिति बोला जाता था आपका जो कॉमन पीपल की मीटिंग होती थी उसको, कॉमन पीपल की जो मीटिंग होती थी उसको बोला जाता था। और एक आपका था मीटिंग विधाता, तो जो रिलीजियस पर्पस से आपकी कम्युनिटी थी उसको क्या बोला जाता था, विधाता बोला जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हमने ये कंप्लीट आपका वैदिक एज देख लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो सभी क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस 2024 में वैदिक पीरियड से। तो हम ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। और देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम जो करेंगे इनका आंसर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो थ्योरी में मैंने कराई है वहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हटा दिया था। मैंने सोचा कि जब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं तो मैं क्वेश्चंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ एज अ पॉइंट कंसीडर, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट के कंसीडर करके करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ ये पूछा गया है। यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा कि हाँ ये एमटीएस 2024 में पूछा गया है, साथ में यहाँ पर हम उसका आंसर भी दिख रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमारा ऊपर वाली स्लाइड्स थी वहाँ से मैंने हटा दिए थे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चंस था, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन इंडिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आयरन एज। तो देखो अभी हमने वैदिक एज पढ़ के आ रहे हैं, हमने वैदिक एज पढ़ा है हम, और एज कौन सी पढ़ चुके हैं, स्टेन एज, स्टोन एज पढ़ चुके हैं, उसके बाद ब्रॉन्ज, हमने कैल्कोलिथिक एज पढ़ी थी, फिर ब्रॉन्ज एज पढ़ी थी। ब्रॉन्ज एज के बाद आपका जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जैसे हम वैदिक पीरियड की तरफ पढ़ते हैं, वैदिक एज की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर ब्रोंज इमेज के बाद क्या होता है, आपका आयरन लोग डिस्कवर कर लेते हैं, आयरन एज स्टार्ट हो जाती है। और ये ज़्यादातर आपका अर्ली वैदिक पीरियड में भी आपको आयरन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ोगे ना, जो हम 1000 बीसी से लेके 500-600 बीसी तक कंसिडर करते हैं, जो लेटर लेटर वैदिक पीरियड है हमारा, उधर आयरन डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो लेटर भी कर दें, वैदिक एज भी दे सकते, तो ध्यान रखना। लेकिन हाँ, वैदिक एज में भी आपको पता होना चाहिए कि आयरन कब इंट्रोड्यूस, मतलब कब, किस, कहाँ से हम आयरन एज को कंसिडर करते हैं। तो लेटर वैदिक एज से हम आयरन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो वैदिक युग का बाद का जो समय है वहां से हम इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज बिगिन विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखो ये बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने 4 स्टेजेस पढ़े थे, अभी हमने आश्रम्स पढ़े थे, तो ऐसे ही जब एक बच्चा ब्रह्मचार्य स्टेट में होता है और वो गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए, तो उससे पहले एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को बोलते हैं उपनयन। उस सेरेमनी को क्या बोलते हैं, उपनयन। तो एक बच्चा जब वैदिक एज में अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले कौन सी सेरेमनी होती थी, उपनयन सेरेमनी होती थी। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो और आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद, विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड मैन। चलो अभी तो मुझे आप नीचे कमेंट करके ये बताओ कि हमने किस किस गॉड के बारे में, अभी मैंने आपको जब वेद में बताया था तो किस किस गॉड के बारे में बताया। उनमें से एक गॉड है आपके अग्नि। ठीक है, जो आपके अग्नि है उनको इंटरमीडियरी बोला जाता है भगवान और मनुष्य के बीच में। ठीक है, कि मनुष्य की बात भगवान से कन्वे करते हैं, भगवान की बात मनुष्य से कन्वे करते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, ये बीच में है अग्नि देवता। अग्नि देवता को क्या माना गया है यहाँ पर, इंटरमीडियरी माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अग्नि यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ एमटीएस 2024 में पूछा गया, अगर प्रीवियस साइज इससे पहले सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब इतना तो ध्यान नहीं होता क्योंकि यार 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद, इन द ग्रेट स्तूपा एट सांची देयर आर गेटवेज नॉन एज तोरानाज। ओके, बेसिकली ये हमारे दूसरे टॉपिक का सवाल है। ठीक है, जब हम पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे उसको। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ है वो है, ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन। ऋग्वेद किस लैंग्वेज में है, तो देखो वैसे ऋग्वेद की बात करें तो ये किस में है, वैदिक संस्कृत में है। ठीक है, लेकिन कुछ इसके, अगर थोड़ा अर्लीस्ट की बात करें हम, वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि जो वैदिक एज था, वैदिक एज का किस टाइम पीरियड का बात है,
जब आपके इंडो आर्यंस आए थे, और मैंने आपको बताया था सेंट्रल एशिया से कुछ यूरोप चले गए, कुछ आपके से इधर इंडिया की तरफ माइग्रेट किए थे। तो जब यहाँ से भी कुछ लोग आए होंगे, ठीक है, इधर विजिट करने, तो उस वजह से आपका थोड़ा सा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मैक्सिमम आपके टेक्स्ट हैं वो किस में है, वैदिक संस्कृत में है। अगर वैदिक संस्कृत यहाँ ऑप्शन में होता तो हम वैदिक संस्कृत यहाँ पर आंसर लगाते, लेकिन यहाँ अर्लीस्ट की पूछा है सबसे पहले, तो इसलिए यहाँ पर इंडो आर्यन, सॉरी इंडो यूरोपियन सही हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्राज कॉल्ड। अब जो आपके, जैसे मैंने आपको ये तो बताया कि हाइम्स को सुक्ता बोलते हैं, लेकिन इसके हाइम्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो हाइम्स के कलेक्शन को मुझे बताओ क्या बोलते हैं। हाइम्स के कलेक्शन को यहाँ पे बोला जाता है संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेदाज। हमें वेदाज के कौन कंटेक्स्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वेदाज आर कॉल्ड श्रुति। क्या वेदाज को श्रुति बोलते हैं? यस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड में ऐड की थी, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन देख रहे थे तो क्वेश्चंस के थ्रू फिर ये सारी चीज़ें हटा दी कि आपको मैं क्वेश्चन जब कराऊं तब समझाऊं कि जो वेद हैं, वेद को क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। तो जहां आपने वेद शुरू किया था वहां भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। मतलब वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति भी बोला जाता है, ध्यान रखना। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? अच्छा ये ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा, 10 मंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एक्टिविटी। जो आपकी अर्ली वैदिक इकोनॉमी थी, जो वैदिक एज के लोग थे, वो बेसिकली किस पर डिपेंडेंट थे? यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके माइनिंग, आयरन ओर, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग और पेस्टोरल। तो देखो पेस्टोरल मतलब जो आपका एक तरह से पेस्टोरलिज्म बोलता जाता है, जो गाय वगैरह पशुपालन वगैरह करके उस पर डिपेंडेंट होना। लेकिन यार यहाँ पर ये लोग तो यार एग्रीकल्चर और पेस्टोरल दोनों पर डिपेंड थे। अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन अर्ली वैदिक इकोनॉमी बाद, भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं नीचे बाद में आपको कमेंट करके बताऊंगा, क्योंकि पेस्टोरल और एग्रीकल्चरल दोनों पे डिपेंड थे, लेकिन ठीक है, हमारा पहले हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड थे, लेकिन हम बाद में पेस्टोरलिज्म पर डिपेंड हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो पेस्टोरल होना चाहिए। एक बार और फिर भी मैं चेकआउट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द आयरन एज। तो यहाँ पर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ साइजेबल सरप्लस, बिल्कुल सही बात है। द सेरे जो आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे खासकर आपका मिसोपोटामिया वाला, जो आपका जो इंडस आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, जो लार्ज सिटीज का जो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वो जो उनका जिस तरह से जितना ज़्यादा साइजेबल उतनी बड़ी लार्ज सिटी बनाई गई थी, ठीक है। सेरेमेनिक एसोसिएटेड विद द एज पेंटेड ग्रे वेयर। तो देखो जो आयरन एज थी ना, उस वक्त पोट्री चलती थी जिस पर ग्रे कलर कर दिया जाता था और ऐसे धारी धारी सी उस पर डिजाइन कर दी जाती थी, उसको बोलते थे पेंटेड ग्रे बियर। और वो आयरन एज के टाइम पे ही चलती थी, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो पेंटेड ग्रे बियर है किससे एसोसिएटेड है? आयरन एज से एसोसिएटेड है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द आयरन एज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किसके ड्यूरिंग फ्लरिश हुई? आयरन एज नहीं, ब्रॉन्ज एज इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, मे बी आगे नहीं है, हाँ आगे हमारा क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपनी फीडबैक शेयर करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बाद बाकी का पीडीएफ कैसे मिलेगी, देखो एक तो आप खुद से बना सकते हो पीडीएफ को, उससे उसके अलावा आप हमारा एक पीडीएफ पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने स्टैटिक जीके के कंप्लीट लेक्चर कराए हैं, जिसमें 199 प्राइस है। स्टैटिक जीके के 22 लेक्चर हैं, 22 लेक्चर हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आपको मिल जाएंगे, दोनों नोट्स अलग अलग मिल जाएंगे, तो वो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें मतलब बेसिकली ज्वाइन हो सकते हो पीडीएफ ग्रुप में। उसके बाद अभी हम हिस्ट्री करा रहे हैं, तो हिस्ट्री के हर लेक्चर आने से पहले आपको हिंदी में अलग नोट्स मिल जाते हैं, इंग्लिश में अलग मिल जाते हैं। आने वाला कंप्लीट बैच कराने वाला हूँ, जो अर्जुना बैच है हमारा, ठीक है। सब कंप्लीट सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और बोल देना कि भैया क्यूआर सेंड कर दीजिए पेमेंट के लिए, हम आपको क्यूआर सेंड कर देंगे और आप पेमेंट कर दोगे, आपको विद इन 24 आवर्स पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहो, हेल्थ वाइज अच्छे रहो, खाना पीना अपना अच्छा रखा करो। आपसे मुलाकात होगी
नेक्स्ट लेक्चर में।